हाय गाइस, नमस्ते। तो पिछले कुछ दिनों में कोई वीडियो नहीं ला पाई, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। मैं भी वीडियो बनाना काफ़ी मिस कर रही थी, आप लोगों से इंटरेक्शन मिस कर रही थी। बट आई एम फीलिंग बेटर, तो हो सकता है मैं और वीडियोस जल्दी ही लेके आऊँगी। स्पेशली करंट अफेयर्स की जो सीरीज़ हमने शुरू की थी, हम जनवरी के करंट अफेयर्स डिस्कस कर चुके थे। मैं फ़रवरी की लेके आने वाली हूँ। तो फ़िलहाल मैं आज के लिए आपके लिए 12 जनवरी 2019 में जो पेपर हुआ था उसका जीएस पोर्शन लेके आई हूँ, क्योंकि हमें प्रीवियस ईयर पेपर्स तो सबसे पहले डिस्कस करने हैं। तो आई होप आप लोग ये क्वेश्चंस देखेंगे। जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस थे जो उस पेपर में पूछे थे, मैंने उसे उन्हें चेंज कर दिया है इस साल के मुताबिक, ताकि क्योंकि पुराने क्वेश्चन जो पुराने करंट अफेयर्स से पूछे गए थे उस पेपर में वो आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं होंगे, इसलिए मैंने उनको चेंज करके, क्वेश्चंस वही हैं, बस मैंने साल चेंज करके इस साल के आंसर्स लगा दिए हैं ताकि आपको उससे फ़ायदा हो। तो आपको होपफुली इस वीडियो से फ़ायदा होगा। और जिन लोगों को भी शिकायत है कि मेरी वीडियोस पिछले 3 दिन से नहीं आ पाई, उनके लिए आई रियली अपोलोजाइज़। तो और जो लोग जीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं वो लोग टेस्ट सीरीज़ भी अवेल कर सकते हैं। 10 टेस्ट होंगे, हर वीक एक टेस्ट होगा एट अ वेरी नॉमिनल प्राइस। और अगर आपको उसकी इंक्वायरी करनी है तो आप लोग इंस्टाग्राम चैनल पे इंक्वायरी कर सकते हो। इस वीडियो की जो पीडीएफ है वो मैं डाल दूँगी टेलीग्राम चैनल पे। और अगर आपको इसका जो टेस्ट पेपर है वो अटेम्प्ट करना है तो उसका भी लिंक कमेंट सेक्शन में है, तो आप लोग ये क्वेश्चंस दोबारा से अटेम्प्ट कर सकते हो। तो आइए चलिए क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो बेसिकली 2016 के पद्म विभूषण अवॉर्डी के बारे में पूछा गया था। मैंने क्वेश्चन थोड़ा सा चेंज कर दिया है और इसे 2021 के पद्म विभूषण अवार्ड पे रख दिया गया है। क्वेश्चन है कि हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ बीन कॉन्फर्ड विद द पद्म विभूषण अवार्ड फॉर हिज पायनियरिंग कॉन्ट्रीब्यूशन इन द फील्ड ऑफ कार्डियोलॉजी। ठीक है, इन द ईयर 2021, यानी इसी साल किसको कार्डियोलॉजी की फील्ड में पद्म विभूषण अवार्ड मिला है। बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि पद्म विभूषण अवार्ड इस साल 7 लोगों को मिला है और सभी लोग बहुत ही ज़्यादा फेमस पर्सनालिटीज़ हैं ऑब्वियसली, क्योंकि पद्म विभूषण भारत का दूसरा सबसे हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है आफ्टर भारत रत्न। तो कार्डियोलॉजी में बेसिकली अवार्ड मिला है बेल मोनप्पा हेगड़े जी को। एसपी बालासुब्रमण्यम को आप जानते हैं, वो एक म्यूजिशियंस थे, उनकी अभी अभी थोड़े टाइम पहले ही उनका देहांत हुआ है। बीबी लाल को आप जानते हो, वो एक आर्कियोलॉजिस्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा फेमस आर्कियोलॉजिस्ट हैं। और सुदर्शन साहू बेसिकली एक स्कल्प्टर हैं। और उसके अलावा और भी 3 लोगों को अवार्ड मिला है। वन ऑफ द पीपल इज़ शिंजो अबे। आपको पता होना चाहिए कि ये जापान के लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। उसके अलावा 2 और लोग हैं जिनको ये अवार्ड मिला है। एक स्कॉलर हैं और बेसिकली दोनों के नाम आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है ताकि आपका रिवीजन हो जाए। पद्म विभूषण सिर्फ 7 लोगों को मिला है, इसलिए सातों के सातों को याद रखना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस क्वेश्चन का, यानी कि कार्डियोलॉजी फील्ड में जो अवार्ड मिला है वो बेल मोनप्पा हेगड़े जी को मिला है। सेकंड क्वेश्चन जो पूछा गया था, बेसिकली वो पूछा गया था जो IFFI होता है उसके ऊपर पूछा गया था। और वो पूछा गया था साल 2015 के लिए, पर मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। एग्जैक्टली वही क्वेश्चन है। उन्होंने उस साल पूछा था कि गोल्डन पीकॉक अवार्ड IFFI में 2015 में किस मूवी को मिला है, तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया है। और इस साल का क्वेश्चन हो सकता है कि विच फिल्म वन द गोल्डन पीकॉक अवार्ड at the International Film Festival of India held in Goa in 2021। यानी कि इस साल गोल्डन पीकॉक अवार्ड किसको मिला है, किस मूवी को मिला है, तो इसका आंसर है इनटू द डार्कनेस। तो ये आपको याद रखना है, इनटू द डार्कनेस, ये इम्पॉर्टेंट है। मैंने क्वेश्चंस को इस साल के हिसाब से चेंज कर दिया है ताकि आप लोगों को इससे मदद मिले। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उस साल में करंट अफेयर्स से रिलेटेड था। उस साल उन्होंने पूछा था इंद्र
एक्सरसाइज के बारे में। इंद्र एक्सरसाइज आप जानते हो इंडिया और रशिया के बीच में होती है, तो मैंने क्वेश्चन चेंज कर दिया। इस साल जो अभी अभी रिसेंटली एक्सरसाइज हुई है वो है डेज़र्ट नाइट। डेज़र्ट नाइट के बारे में हमने ऊपर के भी जो दोनों क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे वो भी हमने जनवरी के करंट अफेयर्स में देखे हुए हैं, और डेज़र्ट नाइट भी जनवरी का ही करंट अफेयर है 2021 का, इसलिए मैंने उसे इंक्लूड कर दिया। तो क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेज़र्ट नाइट। उस साल जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था कि व्हाट इज़ इंद्र 15। तो इस साल का क्वेश्चन है व्हाट इज़ डेज़र्ट नाइट, और इसका आंसर है इट इज़ अ जॉइंट एयर एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड फ्रांस। तो आपको ये याद रखना है कि इंडिया और फ्रांस के बीच में जो एक्सरसाइज होती है एयर फोर्सेस के बीच में, वो है डेज़र्ट नाइट। और अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे कि एक एक्सरसाइज है जो इंडिया दूसरी एक कंट्री के साथ करती है, और वो एक्सरसाइज है पैसेज एक्सरसाइज, और आपको मुझे बताना है कि पैसेज एक्सरसाइज इंडिया किस कंट्री के साथ करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से उस टाइम के करंट अफेयर्स से रिलेटेड था। क्वेश्चन बेसिकली उस साल ये पूछा गया था कि अभी अभी रिसेंटली कौन सी प्रसिद्ध पर्सनालिटी की 475th बर्थ एनिवर्सरी हुई है। तो उस टाइम महाराणा प्रताप की 475th बर्थ एनिवर्सरी हुई थी, इसलिए क्वेश्चन उस टाइम करंट अफेयर में था। तो इस साल जो इम्पोर्टेंट बर्थ एनिवर्सरी रही वो थी 125th बर्थ एनिवर्सरी, और ये थी एक ग्रेट फ्रीडम फाइटर की। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो इंसान कौन सा था जिसकी इस साल 125वीं बर्थ एनिवर्सरी हुई 2021 में। तो आपको पता है ये थी द फेमस सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस की बर्थ डेट को इस साल से पराक्रम दिवस के रूप में बनाया जाएगा, ये भी हमने जनवरी के करंट अफेयर्स में देखा था। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि कौन सी डेट है जिस पर हम लोग पराक्रम दिवस यानी कि सुभाष चंद्र बोस के बर्थ को मनाएंगे हर साल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द सेंट्रल गवर्नमेंट्स एम्बिशियस स्कीम ऑफ स्टैंड अप इंडिया एम्स एट प्रमोटिंग एंटरप्रेन्योरशिप अमंग विच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये क्वेश्चन तो उसी साल का है। स्टैंड अप इंडिया मिशन अभी भी चल रहा है, और ये स्कीम अभी भी उतनी ही रेलेवेंट है जितनी 2019 के एग्ज़ाम में थी। तो इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन सेम ही रखा है। तो स्टैंड अप इंडिया जो स्कीम है ये बेसिकली SCs, STs एंड वुमेन के लिए है इम्पॉर्टेंट। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है। उसके अलावा जितनी भी इम्पॉर्टेंट स्कीम्स आपको पता है, स्टैंड अप इंडिया हो गई, स्टार्टअप इंडिया हो गई, कोई भी पढ़े बेटी बड़े बेटी, तो इस तरीके की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके ईयर्स अगर आप याद रख सकते हो तो ये अच्छा रहेगा, क्योंकि एग्ज़ाम में इस तरीके की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो इस क्वेश्चन का जवाब स्टैंड अप इंडिया का है SC, STs एंड वुमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ टीचिंग एफिशिएंसी इज़, मतलब टीचिंग एफिशिएंसी का बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। तो इसमें जो ऑप्शंस दिए हैं वो है मास्टरी ओवर टीचिंग स्किल्स, mastery over use of different techniques of teaching and mastery over appropriate use of communication। देखिए अगर कोई भी अच्छा टीचर बनना चाहता है तो उसके पास टीचिंग स्किल्स होने चाहिए, उसको पता होना चाहिए कि बच्चों को अपनी बात कैसे पहुंचाई जाए। उसके अलावा उसके पास डिफरेंट टेक्निक्स हो सकती हैं, ठीक है, जैसे कि सिर्फ बोलते रहने से और लेक्चर देने से एग्ज़ाम या पढ़ाया जाने वाला जो तरीका है वो थोड़ा बोरिंग हो सकता है। इसलिए टीचर के पास और भी डिफरेंट टेक्निक्स होनी चाहिए जिससे वो अपने स्टूडेंट्स के लिए जो मैटर है जो वो पढ़ा रहा है वो उसे इंटरेस्टिंग बना सके। इसलिए टीचिंग एफिशिएंसी के लिए डिफरेंट टेक्निक्स पता होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्किल्स के साथ। उसके अलावा नॉलेज तो आपके पास होना ही चाहिए, पर उस नॉलेज को स्टूडेंट तक पहुंचाने के लिए प्रॉपर मोड ऑफ कम्युनिकेशन भी पता होना चाहिए। आप किस तरीके से यूज़ करेंगे मीडिया और टेक्नोलॉजी का ताकि आप अपनी बात स्टूडेंट्स तक पहुंचा सकें। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो बेसिक रिक्वायरमेंट ऑफ द टीचिंग एफिशिएंसी इज़ ऑल ऑफ दीज, की टीचिंग स्किल्स भी होनी चाहिए, डिफरेंट टेक्निक्स का यूसेज भी होना चाहिए, एंड अप्रोप्रिएट यूज़ ऑफ कम्युनिकेशन, मीडिया एंड टेक्नोलॉजी भी होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था डीलिमिटेशन एंड इन रिसर्च रिपोर्ट रेफर्स टू। डीलिमिटेशन बेसिकली होता है कि आप एक बाउंड्री निर्धारित करें, ठीक है। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं जो बहुत ज़्यादा वाइड होते हैं, जिसके बारे में अगर आप रिसर्च करने के लिए बैठें तो वो रिसर्च कभी ख़त्म ही नहीं होगी। इसलिए आपको बाउंड्री सेटअप करनी पड़ती हैं कि आप डिसाइड करो कि आप उस रिसर्च में सिर्फ इतने ही क्वेश्चंस के आंसर करोगे, तो उसे बोलते हैं डीलिमिटेशन इन रिसर्च रिपोर्ट, ताकि आपका जो रिसर्च रिपोर्ट है वो कुछ ही मुद्दों के ऊपर बात करें। उससे रिलेटेड हर चीज़ को अगर आप आंसर करने बैठोगे तो वो रिसर्च कभी ख़त्म नहीं होगी। तो इसका आंसर भी ऑल ऑफ द अबव था, क्योंकि डीलिमिटेशन में ज़रूरी है कि आप लिमिटेशन लगाएं कि रिसर्चर किस प्रॉब्लम को पढ़ेगा। उसके अलावा लिमिट्स लगाएं प्रॉब्लम ऑफ रिसर्च में, मतलब जो प्रॉब्लम है वो पर्टिकुलर होनी चाहिए, बहुत ज़्यादा जनरल नहीं होनी चाहिए, बहुत ही ज़्यादा पर्टिकुलर होना चाहिए कि किस बारे में वो रिसर्च रिपोर्ट है। उसके अलावा जो रिसर्च प्रॉब्लम है उसको अभी प्रॉपर डिफ़ाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि आपको पता चले कि आप किसके बारे में रिसर्च कर रहे हो। तो इसीलिए डीलिमिटेशन इन रिसर्च रिपोर्ट रेफर्स टू ऑल ऑफ दीज, ये सारे ही इस क्वेश्चन का आंसर होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ रॉन्ग, ठीक है। तो इसका आंसर है जो था वो था ए, यानी कि देयर इज़ नो रिलेशनशिप बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन। तो ये बिल्कुल ही गलत स्टेटमेंट है, क्योंकि जब तक आप प्रॉपर मेजरमेंट नहीं करोगे तो आप किसी चीज़ को इवैल्यूएट नहीं कर सकते। अगर आपको किसी चीज़ को इवैल्यूएट करना है तो उस चीज़ का प्रॉपर मेजरमेंट आपके पास होना चाहिए। इसीलिए जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत था। नेक्स्ट जो स्टेटमेंट्स हैं वो ये है कि मेजरमेंट इज़ पार्ट ऑफ द प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन। ये हमने देखा कि मेजरमेंट के लिए इवैल्यूएशन के लिए मेजरमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है वो है, मेजरमेंट इज़ अ प्रोसेस ऑफ असाइनिंग न्यूमरस टू वेरिएबल्स, यानी कि आपको किसी चीज़ को मापना है कि कोई एक चीज़ है, आपको उसे संख्या देनी है कि वो चीज़ कितनी संख्या में मौजूद है। नेक्स्ट है, इवैल्यूएशन इज़ अ प्रॉपर प्रोसेस ऑफ वैल्यू जजमेंट। इवैल्यूएशन का मतलब ही होता है कि आप किसी चीज़ की वैल्यू को जज करो। तो ये तीनों ही स्टेटमेंट गलत है, सिर्फ पहला स्टेटमेंट तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, पहला ही स्टेटमेंट गलत था, इसलिए ये पहला स्टेटमेंट इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो अगेन उस साल के करंट अफेयर्स के लिए इम्पोर्टेंट था। क्वेश्चन था, विच यूजीसी नोटिफिकेशन ऑफ 2016 ट्राइज टू इंश्योर क्वालिटी रिसर्च। तो यूजीसी नोटिफिकेशन ने क्वालिटी रिसर्च को इंश्योर करने के लिए ये नोटिफिकेशन लगाई थी कि जो पीएचडी प्रोग्राम है उसको फुलफ़िल करनी पड़ेगी 11 कंडीशंस। तो ये उस टाइम के करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट था, अभी के लिए नहीं है। तो फिर भी ये पेपर मैं डिस्कस कर रही हूँ, इसलिए मैंने इसे डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो मैं डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में डालूँगी, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलता है और मेरे हिसाब से हम लोग इसे कम पढ़ते हैं, इसलिए मेरे हिसाब से इस क्वेश्चन को सही अटेम्प्ट कम लोगों ने किया होगा। क्वेश्चन बेसिकली ये था कि इफ़ अ रिसर्चर वांट्स टू कंपेयर इनसाइड योर स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू 3 levels of socio-economic status, then the data related to this can best be analyzed through। बेसिकली यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर 3 लेवल के सोशो इकोनॉमिक स्टेटस वाले स्टूडेंट्स हों, यानी कि स्टूडेंट्स को 3 सोशो इकोनॉमिक लेवल्स के हिसाब से बांटा जाए, तो उसको एनालाइज करने के लिए कौन सा टेस्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो इसका आंसर होना चाहिए है ओनली अनोवा टेस्ट, बिकॉज अनोवा टेस्ट होता है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, और एनालिसिस ऑफ वेरिएंस जो टेस्ट होता है ये 3 चीज़ों को मापने के लिए होता है, 3 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए होता है, जबकि जो ओनली टी टेस्ट होता है वो 2 चीज़ों को कंपेयर करने के लिए होता है। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस बेसिकली एक एक्सटेंशन है टी टेस्ट का ही, एक बड़ा रूप है टी टेस्ट का। तो एनालिसिस ऑफ वेरिएंस 3 लेवल्स को कंपेयर करने के लिए होता है, जबकि जो टी टेस्ट होता है वो 2 लेवल्स के लिए होता है। इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ओनली अनोवा टेस्ट। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था वो अगेन बहुत ही ज़्यादा
इजी क्वेश्चन था कि इन स्मार्ट मोबाइल फ़ोन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटिंग सिस्टम्स इज़ मोस्टली यूज्ड। तो आपको पता है कि मोबाइल फ़ोन्स में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ होता है वो है एंड्रॉयड। आपको पता है कि एंड्रॉयड के ही मोस्टली स्मार्टफोन्स आते हैं, उनको पॉपुलरली एंड्रॉयड फ़ोन्स भी कहते हैं। तो मेरे ख्याल से ये बहुत ही ज़्यादा इजी क्वेश्चन था और इसे हर कोई आराम से अटेम्प्ट कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि ना नेटवर्क WLL बेसिकली होता है वायरलेस इन लोकल लूप, यानी कि अगर किसी छोटे एरिया में आपको कम्युनिकेशन प्रोवाइड करवाना हो तो ये हम लोग वायरलेस इन लोकल लूप से कर सकते हैं, यानी कि विदाउट यूजिंग ऑफ वायर। ये काफ़ी ज़्यादा चीप होता है क्योंकि इसमें कॉपर वायरिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए कॉपर वायर के ऊपर पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं पड़ती और इसलिए ये चीप होता है और ये एक छोटे लोकल एरिया के लिए होता है, तो इसीलिए इसे बोलते हैं वायरलेस इन लोकल लूप। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि द सॉफ्टवेयर यूज टू सर्च वेबसाइट ऑन इंटरनेट इज़ कॉल्ड। अगेन ये क्वेश्चन इजी की कैटेगरी में डालूंगी क्योंकि आपको ये ईज़िली पता चल जाएगा कि जो सॉफ्टवेयर यूज़ होता है वो होता है सर्च इंजन। सर्च इंजन के थ्रू ही आप डिफरेंट वेबसाइट्स को सर्च कर सकते हो, तो ये अगेन इजी की कैटेगरी में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था वो ये था कि इन विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स द वैक्यूम ट्यूब टेक्नोलॉजी यानी कि VTT टेक्नोलॉजी वाज यूज। तो VTT टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स में यूज़ किए जाते थे। तो ये क्वेश्चन अगेन मैं मीडियम टू डिफ़िकल्ट की कैटेगरी में डालूँगी क्योंकि मोस्टली हम ऐसी चीज़ें ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, पर आपको ये पता होना चाहिए कि VTT की टेक्नोलॉजी फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज़ की जाती है। जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का वो है एल नीनो से रिलेटेड। अगेन ये इजी है क्योंकि ये हर साल न्यूज़ में रहता है। आपको पता है कि एल नीनो की वजह से इंडिया में जो रेन होती है, बारिश होती है, वो कम हो जाती है। इसका ऑपोजिट होता है ला नीना। जब ला नीना की कंडीशन बनती है तो इंडिया में बारिश बढ़ जाती है ना। तो एल नीनो इज़ एसोसिएटेड विद ओशियानिक करंट। बेसिकली ये एक ओशियानिक करंट के टेम्परेचर की बदलाव की वजह से इंडिया में बारिश पे इफ़ेक्ट पड़ता है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि एल नीनो और ला नीना दोनों ही ओशियानिक करंट से रिलेटेड होते हैं। तो ये थे आज के 15 क्वेश्चंस जो पार्ट 1 के थे उस पेपर के जो 12 जनवरी 2019 में हुआ था। अगर आपको ये पार्ट पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए। सो अंटिल नेक्स्ट टाइम, टेक केयर, बाय बाय।